हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पे। मैं अंकित आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, यानी मृदा उर्वरता और उत्पादकता। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं कि क्या है। अगर आप सफल होना चाहते हो अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपना काम एकाग्रता से करना पड़ेगा या अपने काम में एकाग्रता लानी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि सफल होना, यानी कि अगर आप जेट के स्टूडेंट हो, जैसे आईसीआर के हो, तो यानी आप सफल होना चाहते हो, यानी कि जेट में सिलेक्शन लेना चाहते हो, आईसीआर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको रोज क्लासेस लेनी पड़ेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। तो इसी से शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखते हैं कि सॉइल प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी क्या होती है। सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। तो मृदा उर्वरता और उत्पादकता, तो ये होती क्या है मृदा उर्वरता? तो मृदा उर्वरता से तात्पर्य है कि मृदा की अनुकूल परिस्थितियों में पादप या फसल के वृद्धि व विकास के लिए पोषक तत्वों का उचित मात्रा में व प्राप्त रूप में पौधों को उपलब्ध करवाना। यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो मृदा से पौधों को या फसलों को मृदा से उर्वरक पोषक तत्व प्राप्त करवाना मृदा उर्वरता कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम कि मृदा उर्वरता होती क्या है। सॉइल फर्टिलिटी होती क्या है? अभी मैंने बताया कि मृदा उर्वरता से तात्पर्य है कि मृदा की अनुकूल परिस्थितियों में अब मृदा की अनुकूल परिस्थितियां कैसे? जैसे उसका ताप भी सही है, उसके अंदर जल भी सही है, तो उचित परिस्थितियों में पौधों के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? पौधों के विकास के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता से तात्पर्य मृदा की अनुकूल परिस्थितियों में पादप या फसल को आवश्यक पोषक तत्व। अब यहां मैंने आवश्यक पोषक तत्व क्यों लिखा, उसकी भी चर्चा करते हैं। आवश्यक पोषक तत्व संतुलित मात्रा, प्राप्य रूप में मृदा से पौधों को उपलब्ध कराना। अब है क्या मृदा उर्वरता की? मृदा उर्वरता से तात्पर्य मृदा की अनुकूल परिस्थितियों। अब मृदा की अनुकूल परिस्थितियां कैसे? उसमें जल भी, यानी कि नमी की मात्रा भी सही है, उसका तापमान भी सही है, उसके अंदर पोषक तत्व। हम एक लाइन इसके बारे में देखते हैं कि मृदा उर्वरता की एक लाइन है, वो क्या है कि स्टार लगा देना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये लाइन क्या है कि जैसे कि कोई भी मृदा, यानी कि उर्वर मृदा
उर्वर मृदा उत्पादक हो, यह जरूरी नहीं। यानी कि लाइन क्या कहना चाहती है कि जो मृदा उर्वर होगी वो उत्पादक भी हो। अपन बात ही करते हैं कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता, लेकिन ये मृदा उर्वर यानी कि उर्वर मृदा उत्पादक हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिससे मृदा उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं हो पाती। इसको अपन सबसे लास्ट में डिफाइन करेंगे कि ये होती क्या है, जब उत्पादकता खत्म करेंगे तब। तो अब बात करते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, किसको, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखते हैं अब मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब कौन कौन से कारक हैं? अब इसमें दो कारक आते हैं, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। तो प्राकृतिक कारक कौन से होते हैं? ऐसे कारक जो प्रकृति द्वारा होते हैं और मानव द्वारा नियंत्रित नहीं होते। और कृत्रिम कारक कौन से होते हैं? जो मानव द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? प्राकृतिक कारक। अब ये कारक कैसे होते हैं? ऐसे कारक जो प्रकृति पर निर्भर करते हो तथा मानव नियंत्रित नहीं हो। अब ये कैसे बात कर रहे हैं कि ऐसे कारक जो प्रकृति पर निर्भर करते हो तथा मानव नियंत्रित नहीं हो, तो है ही प्राकृतिक कारक जो प्रकृति पर निर्भर करेंगे ही सही। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? कि ये तो मैंने बात की कि दो टाइप्स की होती है उर्वरता प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक कारक और कौन सी? कृत्रिम कारक। तो अब प्राकृतिक कारक के अंदर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं। तो पहले नंबर पे आती है जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? जलवायु कैसे प्रभावित करेगी? जैसे हवा चल रही है तो अब हवा में आंधी चलेगी तो आंधी के साथ साथ क्या होगा, जो मृदा में जो पोषक तत्व है तो वो भी उड़ करके मिट्टी के साथ चले जाएंगे। तो इस प्रकार जलवायु प्रभावित करेगी कि किस प्रकार की जलवायु है। और उसके बाद प्रभावित करेगी पैतृक पदार्थ भी प्रभावित करेगा। कैसे? पेरेंटियल मैटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो पैतृक पदार्थ कैसे? अब आपने 12th के अंदर सॉइल साइंस यानी सॉइल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसका पहला लेक्चर ही क्या है? सॉइल। तो उसका निर्माण तो कैसे होता है? चट्टानों के अपक्षय से। अब चट्टानें टूटेगी तो इसका मतलब क्या होगा? मृदा का निर्माण। तो उसमें पढ़ा था कि पेरेंटियल मटेरियल का मतलब जिससे सॉइल बनी हो। तो अब अगर चट्टान अम्लीय होगी तो सॉइल कैसी होगी? अम्लीय। तो वो होता है पैतृक कारक। अब अगर चट्टान कोई ऐसी है जिसमें उर्वर क्षमता नहीं है, यानी कि उसके अंदर पोषक तत्व नहीं है, तो मृदा कैसी होगी? पोषक तत्व रहित मृदा होगी। तो इसका मतलब पैतृक पदार्थ भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। फिर तीसरे नंबर पे स्थलाकृति। अब स्थलाकृति कैसे प्रभावित करेगी? इसको बोल देंगे इसमें टोपोग्राफी। अब स्थलाकृति जैसे कई जगह तो ये मान लो कि कई सारी जगह क्या होता है? ढलान होती है, कई जगह उबड़ खाबड़ होती है, कई जगह पथरीली होती है, कई जगह मैदानी भाग होते हैं। तो वो कैसे प्रभावित करेगा? तो स्थलाकृति जहां मैदानी भाग होंगे, जहां मैदान होंगे वहां का मतलब क्या है कि वहां से नदियां उभर के गुजरती है। तो नदी अपने साथ क्या लेके आती है? पोषक तत्व। तो वहां पे मृदा कैसी होगी? उर्वर। और जहां पर यानी कि बंजर यानी वो है पथरीले इलाका, तो वहां कैसी होगी? बंजर। तो इस प्रकार से स्थलाकृति भी क्या करती है? प्रभावित। फिर आता है
फिर आता है क्या, मृदा आयु। अब मृदा आयु कैसे प्रभावित करेगी, सोइल एज। अब अपन बात करते हैं कि दो प्रकार की मृदा है, एग्जांपल से बात करते हैं कि एक तो जिस पर 20 साल से खेती की जा रही है, और एक जिस पर 20 साल से खेती नहीं की जा रही है और वो ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। तो अब इसमें जिसमें 20 साल से खेती हो रही है, इसका मतलब इसके जितने पोषक तत्व थे सब काम में लिए जा चुके हैं। और ये जिसमें अभी तक कुछ भी नहीं किया, यानी खेती किया, कुछ भी नामो निशान, आदमी का नामो निशान नहीं है, इसका मतलब ये उर्वर होगी। बताओ कैसे, इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा। तो ये समझ आया मृदा आयु ये कैसे प्रभावित करेगा, कि जिस मृदा का ज्यादा यूज होगा वो मृदा उर्वर उतनी ही कम होगी। फिर बात करते हैं मृदा अपर्दन। अब मृदा अपर्दन कैसे होता है, मृदा अपर्दन दो प्रकार से होता है। आपने पढ़ा होगा सबने 11 12 में कि मृदा अपर्दन कैसे होता है। तो मृदा अपर्दन होता है दो प्रकार से, वायु अपर्दन और जल अपर्दन। कैसे, जल से कैसे, जैसे बारिश हुई, अब वो उसकी बूंदे जैसे ही मिट्टी में गिरेगी तो गिरते ही फिर वो धीरे 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 बढ़ करके एक पानी बहने लगेगा धीरे धीरे। तो वो पानी बहते बहते क्या करेगा, मृदा कणों के साथ साथ उर्वर मृदा यानी कि जो उसके अंदर पोषक तत्व थे उनको भी अपने साथ गोल करके ले जाएगा। और ऐसे क्या होगा, मृदा अपर्दन से मृदा उर्वरता प्रभावित होगी। और वायु अपर्दन की बात करते हैं, जैसे हवा चली तो हवा के साथ साथ, वही मैंने जलवायु कारक में बताया था कि मिट्टी के कणों के साथ साथ इसका पोषक तत्वों का उड़ना। अब मेरे हिसाब से यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता, इसमें पहले मृदा उर्वरता पड़ी कि क्या होती है, उसके बाद हमने ये लाइन लिखी उर्वर मृदा उत्पादक को, ये जरूरी नहीं। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक देते हैं जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक की बात कर ली अपन ने कि वो कारक जो प्रकृति पर निर्भर करते हैं और मानव नियंत्रित नहीं हो। फिर बात आती है जलवायु, इसके प्रकार की जलवायु, फिर पैतृक पदार्थ की बात कर ली, स्थलाकृति की बात कर ली, मृदा की बात कर ली, और मृदा अपर्दन सोइल इरोजन की बात कर ली। अब देखते हैं आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे। अपन ने भी क्या पढ़ा कि मृदा उर्वरता पढ़ ली, उसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए, और उसमें प्राकृतिक कारक पढ़ लिए। अब कौन सा पढ़ेंगे, कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक, अब इन कारक में क्या है कि ये मानव द्वारा नियंत्रित हो सकते हैं, ऐसे कारक जिन्हें मानव द्वारा नियंत्रित किया जा सके। ऐसे कारक जिन्हें मानव द्वारा नियंत्रित किए जा सके। ऐसे कारक जिन्हें मानव द्वारा नियंत्रित किया जा सके वो कृत्रिम कारक होते हैं। अब इसमें कृत्रिम कारक की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला कारक जल भराव या जलाक्रांति। जलाक्रांति, ड्रेनेज। तो इसमें क्या होता है कि अगर खेत में पानी भर गया और उससे मृदा उर्वरता प्रभावित हो रही है तो आदमी उसको पानी को निकाल भी सकता है खेत से, यानी कि क्या है, मानव द्वारा नियंत्रित है। दूसरा मृदा पीएच। अब मृदा पीएच की बात करते हैं कि मृदा पीएच, अगर मृदा पीएच ज्यादा या कम होगा तो मानव उसे भी जैसे अम्लीय होगा तो चूना देकर के और सारे होगा तो टिक्सुम देकर के सुधार सकता है। तो मानव भी, ये मृदा पीएच भी किस पे निर्भर है, मानव के ऊपर। तीसरा आता है सूक्ष्म जीव। अब अगर मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव कम होंगे तो भी मानव उसको बढ़ावा दे सकता है, और ज्यादा होंगे तो उनको कम भी कर सकता है दवाइयां दे करके। तो ये भी क्या हुआ कि कृत्रिम कारक भी मानव पर निर्भर है और मानव द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता। अब मृदा उत्पादकता होती क्या है, मृदा उत्पादकता उपज प्रति हेक्टेयर उपज द्वारा निर्धारित की जाती है और इसे रुपए इकाई में मापा जाता है। तो इधर देखते हैं दूसरे नंबर में अपने को क्या था, मृदा उत्पादकता, सोइल प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या है प्रोडक्टिविटी, अभी मैंने बताया कि मृदा उत्पादकता क्या होती है, इसे उपज प्रति हेक्टेयर मापा जाता है। यह
उपज प्रति हेक्टर होती है जिसका मापन रुपयों में किया जाता है। अब समझो इसको कैसे किया जाता है। मृदा उत्पादकता, ये उपज प्रति हेक्टेयर होती है जिसका मापन रुपयों में किया जाता है। कैसे? ये एक किसान है ए, ये दूसरा किसान है बी, दोनों के पास 5 हेक्टेयर भूमि है। कितनी? 5 हेक्टेयर भूमि है। अब इसने भी उसमें वही गेहूं की फसल की और इसने भी उसमें वही गेहूं की फसल की, दोनों ने सेम खाद बीज दिया, यानी कि इसने जितने का खाद दिया उतना इसने दिया और उपज आई तो दोनों की सेम है। इसकी भी 10 क्विंटल और इसकी भी 10 क्विंटल, लेकिन इसकी बिकी कितने में? 15,000 में और इसकी बिकी कितने में? 10,000 में। तो मृदा यानी कि उत्पादकता किसकी ज्यादा होगी? उत्पादकता इसकी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है इसका मापन रुपए में किया जाता है। अब इसके 15,000 में कैसे बची? क्योंकि इसके जैसे दाने गोल थे, फसल अच्छी थी, लेकिन इसके क्या था? इसके दाने बारीक थे और इसमें कई जैसे ये मान लो कि इसके बिकी 10,000 में, लेकिन इसके बचे कितने? 15,000। वो कैसे? यानी कि ये शहर के पास में पड़ता था तो इसके लेके जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं हुआ तो वो बच गए 5,000। इसके ये दूर पड़ता था तो ट्रांसपोर्ट में खर्च हो गए। तो कुल मिलाकर के मृदा उत्पादकता किसकी ज्यादा है? इसकी। अब इसके कारक की बात करते हैं। पहला कारक कौन सा है इसका? उत्पाद की मांग। अब उत्पाद की मांग की कैसे? उत्पाद की मांग क्या होती है? अगर आप जिस समय फसल को बेच रहे हो उस समय अगर उसकी मांग ज्यादा है तो आपको रेट क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। और जिस समय आप फसल को बेच रहे हो तब उसकी मांग ही नहीं है तो वो आपको जितने दाम देगा उतने में बेचना पड़ेगा। फिर दूसरी बात करते हैं अपन खेत की स्थिति। खेत की स्थिति, अब खेत की स्थिति से क्या तात्पर्य है कि ये खेत क्या है? शहर के पास और ये क्या है? शहर से दूर। अब मंडी क्या है? शहर में है तो इसका तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा क्या होगा? कम लगेगा। जैसे इसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा 100 रुपए और इसके लगेगा 1,000 रुपए, दोनों में डिफरेंस कितना है? 900 का। तो उत्पादकता किसकी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि इसके खेत शहर में है और इसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ ही नहीं। फिर तीसरा यातायात के साधन। अब अगर शहर में है तो यातायात के साधन की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे ट्रैक्टर मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्रक मिल जाएंगे और भी कई सारी गाड़ियां मिल जाएगी। लेकिन गांव में है तो ट्रांसपोर्ट के लिए उसको पहले ढूंढना पड़ेगा कि किसको बुलाएं, कौन कितने रुपए लेगा, उसकी पूरी बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये भी प्रभावित करता है। फिर चौथे पे जल वायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करती है? ये मान लो कि फसल अच्छी हुई, लेकिन फसल अच्छी होते हैं कभी कभी ओले गिर जाते हैं तो वो क्या हुआ? फसल खराब हो गई। हुई तो पैदा तो अच्छी थी, उत्पादन तो अच्छा था, लेकिन अब वो क्या हुआ? ओले गिरने से पूरी फसल खराब हो गई और किसान को नुकसान हो गया। तो वो भी क्या है कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। क्या देखा अपन ने कि उत्पाद की मांग, खेत की स्थिति, यातायात के साधन और जलवायु, ये चारों पॉइंट क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं किसको? मृदा उत्पादकता को। तो अब मैंने वो लाइन लिखवाई थी आपको, याद हो तो, कि उर्वर मृदा उत्पादक हो जरूरी नहीं, लेकिन उत्पादक, इसमें एक टॉपिक और लिख लेना 5वें पे, मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता भी प्रभावित करती है इसको। तो लाइन क्या है अपनी? उर्वर मृदा उत्पादक हो जरूरी नहीं, लेकिन उत्पादक मृदा उर्वर होती है। कैसे? अब अगर मृदा तो उर्वर है लेकिन उत्पादक कैसे नहीं है? ये जलवायु वाली बात आ गई कि फसल तो अच्छी हुई अपने पास, लेकिन क्या हुआ कि ओले गिरने से खराब हो गई। तो यानी कि उर्वर तो थी वो, लेकिन उत्पादक नहीं निकली।
और जो मृदा उत्पादक होगी यानी कि अच्छी होगी, उत्पादक होगी, तो वो उर्वर भी होगी, क्योंकि उर्वर होगी तभी तो उत्पादन होगा। कि उर्वर थी तभी उत्पादन हुआ, लेकिन जलवायु की वजह से खराब हो गई। और उत्पादक थी तभी तो कह रही है, उर्वर थी वो। तो यह आया समझ। तो आज की टॉपिक में इतना ही था कि मृदा उर्वरता उत्पादकता। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में।